अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केनाल रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। पिछले लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को तफसील से पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि केनाल रेज क्या है और प्रोटॉन किस तरह डिस्कवर हुआ। तो बेसिकली हमें पता है कि एटम इज न्यूट्रल, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब कैथोड रेज डिस्कवर हो गई और पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो कि एक नेगेटिवली चार्ज जरा है, तो नेचुरली साइंटिस्ट के माइंड में ये बात आ गई, चूंकि एटम न्यूट्रल है और एटम के अंदर से नेगेटिव पार्टिकल जो है वो साबित हो गए कि एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स मौजूद है, तो साइंटिस्ट के माइंड में ये ख्याल आ गया कि एटम में ज़रूर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तब जाके एटम जो है वो न्यूट्रल हो सकता है। तो ये पॉइंट साइंटिस्ट के माइंड में आ गया। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था, उसने एक मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लिया और उस मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब में उसने क्या किया, उसने एक परपोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया। उसने ऐसा कैथोड इस्तेमाल किया जिसके अंदर सुराख थे, पोर्स थे, और बाकी सेटअप वही किया। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया और हाई वोल्टेज बैटरी यहाँ पे उन्होंने लगा दिया। जब पावर को कनेक्ट किया गया तो लाइक यूजुअल कैथोड रेज जनरेट हो गई जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, जिसको हम पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़ चुके हैं। लेकिन फेंट खफीफ रेज इस तरह भी थी जो कि एनोड की तरफ से आ रही थी कैथोड की तरफ, और कैथोड के पोर्स में से गुजर के यहां क्लियरली विजिबल हो गए। और यहां पे उन्होंने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया हुआ था, तो जब वो इन फ्लोरोसेंट मटेरियल के साथ स्ट्राइक करती तो यहां पे ग्लोव कर लेती, यहां पे स्पॉट बना लेता। ये रेज जो कि एनोड की तरफ से आ रहे थे, इनको नाम दिया गया एनोड रेज आर। ये कैथोड में मौजूद पोर्स जिसको केनाल का नाम दिया गया, इन केनाल में से होके गुजर गई, लिहाजा इसका दूसरा नाम जो था रखा गया केनाल रेज। यानी वो रेज जो कैथोड के केनाल्स में से होके गुजरे। तो पता चल गया कि न सिर्फ कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में बनती है, बल्कि एक और किस्म की फेंट खफीफ रेज बनती है जिसको एनोड रेज या केनाल रेज कहते हैं। अब एनोड रेज या केनाल रेज जो थी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी। अब केनाल रेज की प्रॉपर्टी के लिए इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो गए। सबसे पहले यहां पे इसके सामने ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया और इधर इसका शार्प शेडो बन गया। तो इससे ये नतीजा अखज़ हो गया कि these rays also travel in straight line, ये भी सीधी लाइन में जाती है। नंबर 2, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया तो इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, ये बेंड हो गई। तो इसका मतलब है कि दे आर चार्ज्ड इन नेचर। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब कोई चार्ज बॉडी मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती है तो वो अपना रास्ता चेंज करती है। ये एक टेस्ट होता है कि ये बॉडीज जो है वो चार्ज है, ये मूविंग बॉडी चार्ज है कि नहीं है। नंबर 3, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा गया तो ये पॉजिटिव से भागने लगी और ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होने लगी। तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव का अपोजिट है, यानी दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर क्या किया गया, पिन व्हील एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया गया, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसने पिन व्हील को घुमाया और इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि दे आर मटेरियल इन नेचर, ये भी मादे से बना हुआ है। अब इनका चार्ज टू मास रेशो जब मालूम किया गया तो पता चला
ان کیس آف کیتھوڈ ریز اگر ہم کوئی گیس استعمال کر لیں، کسی قسم کے گیس یا کسی قسم کے میٹل سے ہم الیکٹروڈ استعمال کر لیں، تو ہمارے پاس کیتھوڈ ریز کا چارج ٹو ماس ریشو جو تھا وہ فکسڈ آ رہا تھا، 1.75 into 10 raised to the power 11 کولم پر کلو گرام تھا. لیکن ان کیس آف کینال ریز، گیس اس کے اندر جو ہم گیس چینج کرتے جاتے، ہر ایک گیس کے لیے چارج ٹو ماس ریشو مختلف آ رہا تھا، اور تمام گیسز کا چارج ٹو ماس ریشو کیتھوڈ ریز کے چارج ٹو ماس ریشو کے مقابلے میں انتہائی کم تھا. اور جب ہم یہاں پہ ہائیڈروجن استعمال کر لیتے ہیں تو تمام کینال ریز میں سے سب سے زیادہ چارج ٹو ماس ریشو تب آتا ہے جب ہم یہاں پہ ہائیڈروجن گیس استعمال کر لیں، اور ہائیڈروجن گیس کے لیے چارج ٹو ماس ریشو جو آتا ہے وہ ہے 9.54 into 10 raised to the power 7 کولم پر کلو گرام. یعنی اگر ہم اس کو الیکٹران کے ای بائی ایم سے کمپیئر کر لے تو وہ 1.75 into 10 raised to the power 11 ہے، لیکن یہاں پہ 9.54 into 10 raised to the power 7 ہے، تقریباً 1000 ٹائم سے زیادہ اس کا چارج ٹو ماس ریشو الیکٹران سے کم ہے. اور یہ صرف ہائیڈروجن کا ہے. اگر ہم ہائیڈروجن کے بجائے نائٹروجن، آکسیجن، دوسری گیسز استعمال کر لیں تو چارج ٹو ماس ریشو اس سے بھی بہت کم آتا ہے. تو دو باتیں یہاں پہ ہمارے سامنے آ گئی، ایک تو ان کا چارج ٹو ماس ریشو الیکٹران سے کم ہوتا ہے، اور دوسرا چارج ٹو ماس ریشو یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف گیس پریزنٹ انسائڈ دا ڈسچارج ٹیوب. اب جب اس کا چارج معلوم کیا گیا تو پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر بھی وہی چارج ہے، 1.602 into 10 raised to the power minus 19 کولم. لیکن یہ چارج جو ہے یہ کیا ہے، وہ پازیٹیو ہے. اور جب ان کا ماس چارج ٹو ماس ریشو سے نکالا گیا تو پتہ چل گیا کہ ان کینال ریز کا جو ماس ہے وہ کتنا ہے، وہ ہے 1.67 into 10 raised to the power minus 27 کلو گرام. تو پتہ چل گیا کہ کیتھوڈ ریز کی طرح، الیکٹران کی طرح، یہ کینال ریز بھی ایک خاص قسم کے پارٹیکلز ہے جس کا اسپیسیفک چارج ہے، اسپیسیفک ماس ہے، اسپیسیفک چارج ٹو ماس ریشو ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کو نام دیا گیا کینال ریز were named as proton. ان کو نام دیا گیا پروٹان کا. تو اس ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں جو کینال ریز معلوم کی گئی، ایکسپیریمنٹ کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ بھی الیکٹران کی طرح ایک خاص قسم کے ذرات ہیں جو ایٹم میں پائے جاتے ہیں. So this was all about canal rays and discovery of proton. If you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.